Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your analysis of UPSC Mains 2021 का जो पेपर रहा था हमारा, और यहाँ पे हम GS2 का जो एक मेन कंपोनेंट है ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस उसको जो है हम एनालाइज करेंगे, राइट। तो ट्रेंड रहा है हमने कि जैसे कि देखा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली GS2 के अंदर डोमिनेट करता है ये जो कंपोनेंट है। IR को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया जा रहा है, राइट। इस बार भी यही हुआ है कि सीमिंगली ईजियर क्वेश्चंस आए हैं IR के, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रहे हैं IR के एज कंपेयर टू व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो बेसिकली इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर GS2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है आपका टॉप नॉच होना चाहिए। अगेन व्हेन वी लुक एट द पेपर, अगर हम पेपर की बात करें, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि बहुत ऑब्वियस ड्रॉ होंगी, एंड दिस इज इन जस्ट समथिंग जो कि सिर्फ 2021 के पेपर को अप्लाई करता है, बट इनफैक्ट 2018 ऑनवर्ड्स ही अगर हम पेपर को देखें तो इस तरह के ट्रेंड्स जो है निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इश्यूज जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। सो इनफैक्ट इफ़ यू हैव बीन गोइंग थ्रू द हिंदू का इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड वाला कंपोनेंट है, राइट, वहां से काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इश्यूज आपको निकल के मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिनके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा हो रही है, या या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो है कुछ चीज़ें न्यूज़ में रही है फॉर रॉन्ग रीजंस और फॉर द राइट रीजंस, उनके ऊपर जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन क्वेश्चंस के बारे में पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि रूट क्या है, फाउंडेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों इस चीज के बारे में पूछा गया है, बिफोर यू मूव टू अ मोर एनालिसिस बेस्ड आंसर। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप इनको ध्यान से बैठ के पढ़ें, है ना, तो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास टाइम लिमिट भी है, राइट। आपके पास के बहुत ज़्यादा कोई यू डोंट हैव आवर्स एंड आवर्स टू स्पेंड यहाँ पे कि आप बैठ के क्वेश्चन के बारे में सोचते रहें और फिर आंसर लिखेंगे। नहीं, आपने टाइम बाउंड तरीके से करना है, बट आपने एनालिसिस भी करना है, ठीक है। तो एक और चीज़ जो कि बहुत हेल्प करी होगी बच्चों को, जिन बच्चों ने आंसर राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस की है, ठीक है, क्योंकि जब आपने आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की होती है, चांसेस आर दैट योर एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो ज़्यादा तेज हो जाती है। Another thing that we can see is कि ट्रेंड्स फ्रॉम PYQs भी कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन की, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन अगर लोकल बॉडीज में है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, पार्लियामेंट में किस हद तक की जरूरत है, एंड अब जुडिशरी की बात होने लग गई है, राइट। सो देयर आर सर्टेन ट्रेंड्स फ्रॉम PYQs जो कि हम चार्ट कर पा रहे हैं, जो कि रिपीटेडली हमें देखने को मिल रहे हैं विद इन द क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स की, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर चर्चा, उनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी आने लग गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक हॉट फेवरेट रहा है, राइट। सो द नोशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने लग गए हैं। तो रादर देन जस्ट आस्किंग यू व्हाट आर सर्टेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये इशूज जो हैं, जैसे कि इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पहला क्वेश्चन है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है, बिकॉज इट हैज़ बीन टाइम एंड अगेन इन्वोक्ड इन वेरियस जजमेंट्स के बच्चों को पढ़ा होना जरूरी था, राइट। साथ ही में इंटरलिंकेज एंड एक्सट्रापोलेशन, नाउ दिस इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल टू पेपर्स अक्रॉस जनरल स्टडीज, GS1 हो, 2 हो, 3 है, 4 हो, ठीक है। कोई भी आपका पेपर अगर होगा ना, उसके अंदर इंटरलिंकेजेस है। पॉलिटी के अंदर GST की चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले से सोशल इश्यूज एक्सेट्रा की, वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी जो कि से मे भी हमने इकोनॉमी या साइंस एंड टेक में पढ़ा होगा, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। साथ ही में प्रीवियस ईयर्स में जो चीज़ें चलती आई हैं उनके ऊपर भी उतना ही फोकस है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स नाउ प्रिपेयर देमसेल्व्स विद इम्पॉर्टेंट न्यूज, नॉट जस्ट ऑफ दिस ईयर बट प्रीवियस ईयर एज वेल। फॉर एग्जाम्पल
फाइनेंस कमीशन की अगर बात की गई है तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर 15th फाइनेंस कमीशन, बट 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है हो सकता है बच्चे भूल गए हो, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, राइट, किस तरह से उसने आगे चल के 15th फाइनेंस कमीशन को भी शेप किया है, राइट, इन सारी चीजों पे जो है कई बार बच्चे नजर डालना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको देखना, जिनको जानना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे कि बताया गया था वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझते हैं, फटाफट उसको स्ट्रक्चर को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स, राइट। फैसेट्स मतलब उसके जो एसेंशियल कुछ फीचर्स हैं उनके ऊपर ये बनाई गई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन कीजिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डॉक्ट्रिन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई वुड से कंसिडरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इतना चर्चा में रहा है, दिस इज समथिंग जो कि आपको पता होना चाहिए था। पर्टिकुलरली अगर आप हमारे पीसीएम बैच विच इज हमारे जीएस बैच के बच्चे थे, उसके अंदर हमने इन डेप्थ कराया था। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए था, तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हैं हमारे ही पीसीएम बैच के, क्योंकि वहां पे कराया गया था, तो उसी के थ्रू हम स्ट्रक्चर जो है फटाफट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि हम मानेंगे सर्टेन नोबल प्रिंसिपल्स को जो कि इंश्राइंड है, जैसे कि स्टेटमेंट ने खुद ही बोला इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है वो इन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे ही होनी चाहिए। Now, what are certain judicial decisions which have invoked this concept? हमने उनके भी एग्जांपल्स दिए हुए थे कि इनफैक्ट जब हम पहले से ही शुरू करें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी किसी ना किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आइडिया की बात करती थी, स्पिरिट एंड एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती थी। देन सिमिलरली आपकी जो फर्स्ट जजेस केस था उसके अंदर भी द सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड स्पिरिट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रीसेंट टाइम्स के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके नवतेज जौहर जजमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली योर सबरीमला जजमेंट। तो ये जो केसेस है इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात जो है की गई है। इनफैक्ट वी कोटेड अ फॉर्मर सीजेआई दीपक मिश्रा एज वेल, जिन्होंने बात की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो सिर्फ लिटरल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं, बल्कि जो लार्जर हमारी एक डाइवर्स प्लूरलिस्टिक इंक्लूसिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती है उसके भी प्रिंसिपल्स के अंदर जो है ये इंश्राइंड है। इसी के चलते हुए अ नंबर ऑफ ज्यूरिस इंक्लूडिंग फॉर्मर सीजेआई मिश्रा ने जो है पॉइंट किया था टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्पीच। तो इस स्पीच के अंदर अंबेडकर जी ने इन्वोक किया था ग्रोट को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे इन टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, तो क्या क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सिटीजन जो है अड्हेयर करे कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ द डे आपका एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, सारे सिटीजन जो है उनके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड टू कीप इट इन चेक। देन जितने पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हम ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी हो, सब ने कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फाइंस के विदिन जो है काम करना है। एंड जितने भी कंटेंडर्स है फॉर पॉलिटिकल पावर, व्हाटएवर पावर यू माइट अज्यूम, यू मे बी द हेड ऑफ द स्टेट, यू मे बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यू विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हमने जो सारे वेरियस फैसेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी बात की थी। एंड अनदर ग्रेट थिंग दैट कुड हैव बीन इन्वोक्ड इन द आंसर हियर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस जजमेंट्स, वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पब्लिक मोरालिटी। एंड क्यों कई बार एज द सबरीमला जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इक्वालिटी, द नवतेज जौहर जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू independence and liberty and equality of the LGBTQIA+ community has pointed that public morality needs to adapt and change as per the constitutional norms. हम हमेशा जो public morality या social morality है उसके चक्कर में अपने constitutional principles को of liberty, equality, fraternity दबा के नहीं रख सकते हैं as was seen in these cases as well. ठीक है, तो इसके थ्रू आपका एक बहुत बढ़िया आंसर जो है बन सकता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करता है रिगार्डिंग इंक्रीजिंग डिजायरेबिलिटी, राइट, डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से हो गए आपके हाई कोर्ट्स एंड
सुप्रीम कोर्ट हो गए, एंड टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। नाउ अगेन, जैसे कि हमने पहले एनालिसिस किया था, दिस वाज अ क्वेश्चन क्योंकि ये इतना ज्यादा चर्चा में रहा था, राइट, विद द एलिवेशन ऑफ 3 विमेन जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे सीजीआई हैं एनवी रमन्ना जी, उन्होंने टाइम एंड अगेन इस चीज की बात की थी दैट हाउ विमेन नीड टू हैव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एज फार एज जुडिशरी इन इंडिया इज कंसर्न्ड, वेयरइन ही इवन प्रपोज दैट मे बी 50% रिप्रेजेंटेशन की जो है जरूरत है। उन्होंने इन्वोक यहां तक कर दिया था कार्ल मार्क्स को भी। तो बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जहां पे इस चीज की बात की गई थी। एंड इन फैक्ट इफ यू वर अ पार्ट ऑफ आवर मेंस टेस्ट सीरीज, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, क्योंकि हमें पता था एक ट्रेंड चलता आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि विमेन जो है अंडर रिप्रेजेंटेड है, ना ही सिर्फ पार्लियामेंट में बट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में भी। तो क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह से हम दिखा सकते हैं, एंड क्या हम किस तरह से जो है इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे, जैसे कि सर ने आपके मेंस टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स में भी आपको बताया था, कि आपने पहले प्रूव करना है दैट यस देयर इज अ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, right? Before you tell a solution, you will first tell them that a problem does exist. So the first thing that you need to point out is that there is a lack of representation. तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से अभी अगर हम देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितनी कम जो है प्रेजेंस है। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट्स की भी हम बात करें, सिर्फ 11% जो है जजेस वो विमेन है, ठीक है। साथ ही में कभी भी इंडिया के अंदर, इंडिया हैज हैड अ फीमेल प्रेसिडेंट, इंडिया हैज हैड फीमेल प्राइम मिनिस्टर, बट इंडिया के अंदर कभी भी वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है नहीं बनी है, ठीक है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें लीगल लॉ एज अ प्रोफेशन को भी, आप यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल कुछ जो एथोस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको भी बात कर सकते हैं, उनकी भी बात कर सकते थे, जिनके कारण इंडियन विमेन की रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी एंड इन द लीगल प्रोफेशन जो है इतनी ज्यादा कंस्ट्रेन रहती है, राइट। सो यू कैन इन्वोक सच एग्जांपल्स दैट यू नो विमेन आर नॉट फेवर्ड टू टेक अप लीगल प्रोफेशंस बिकॉज ऑफ सर्टन सोशल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स दैट एग्जिस्ट अगेंस्ट लॉयर्स, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से लॉ जो है एक बहुत ही कंज्यूमिंग प्रोफेशन होता है, एंड विमेन को फैमिली लाइफ भी बैलेंस करनी होती है, लीगल परस्यूट्स को भी बैलेंस करना होता है। तो कई बार विमेन आर नॉट गिवन एडिक्वेट सपोर्ट टू बी एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स इन द लीगल स्फेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्यों जरूरत है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की, डाइवर्सिटी की, इंक्लूसिविटी की, प्लूरलिज्म की बाय इंक्लूडिंग विमेन? ऑब्वियसली सबसे पहले तो अगर आप PSIR के बच्चे हैं तो आप ये चीज लिख सकते हैं, यू डोंट हैव टू quote a scholar, you don't have to quote the concept, but how representation matters, right? The fact, अब हम इतनी ज्यादा मूवीज एक्सेट्रा की भी बात करते हैं कि मूवीज के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि अगर आप ट्रांसजेंडर पे मूवी बना रहे हैं तो हैव अ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे मूवी बना रहे हैं तो हैव योर एक्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न एक्टर्स रादर देन वही सेम बॉलीवुड के एक्टर्स। वाई? बिकॉज रिप्रेजेंटेशन मैटर्स सो मच। सो फॉर विमेन टू व्यू विमेन इन high positions of judiciary is a huge boost to the women's movement and empowerment in India. Then having women in judiciary will help, say कई cases जहाँ पे women जो है may be accused हैं या women regarding जो है case चल रहा है, maybe the victims will be able to better relate or confide or feel more secure or more trust if the judge there is woman, ठीक है। चाहे उसका कोई actual कोई conclusion ना हो, because at the end of the day the judges have to work on constitutional and legal principles, but the fact that there is a woman sitting there, you feel more comfortable say talking about your angst or your experience, जितना शायद आप एक मेल जज के साथ फील ना कर पाए। Then there is the sense of that there can be a differential thinking, there can be a woman led thinking, and ये जो है add करेगी to the diversity and pluralism of the legal benches in India, of the judicial benches in India, जो कि overall society को जो है elevate करने में, growth करने में, progress करने में help कर सकती है। तो किस तरह से हम changes ला सकते हैं? हम reservation provide कर सकते हैं women के लिए, right? both in education, जो आपके law colleges हैं, plus आपकी जो judiciary है उसके अंदर भी।
देन जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारे अपॉइंटमेंट के नॉर्म्स है एंड प्रोसेस है, कॉलेजियम सिस्टम का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके बारे में पता नहीं लगता, विच कैन ऑल्सो इफेक्ट द चांसेस ऑफ विमेन। तो बाय मेकिंग द अपॉइंटमेंट सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, मोर अकाउंटेबल, शायद हम विमेन की इंक्लूजन जो है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जो कुछ सोशल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं अगेंस्ट लीगल प्रोफेशन, उनको हटाने की जरूरत है ताकि विमेन उनको कंप्लीटली फ्रीली जो है इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिनको इस आंसर में अच्छे से ऐड किया जा सकता था। नेक्स्ट अप नाउ वी हैव कि how have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their fiscal position? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपने और कहीं नहीं तो इकोनॉमिक्स में तो कई चीजें करी होंगी, इकोनॉमिक सर्वे जो आते हैं उनके अंदर भी ये चीज जो है डिस्कस की गई है। इनफैक्ट देयर वाज एन एंटायर चैप्टर डिस्कसिंग द 14th फाइनेंस कमीशन एंड क्या फिस्कल फेडरलिज्म पे इंपैक्ट रहा है इसका। इनफैक्ट हमारी 15th फाइनेंस कमीशन को भी एनालाइज करने को बोला गया था कि क्या इंपैक्ट है 14th फाइनेंस कमीशन का। तो इन द इंट्रोडक्शन यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट 14th फाइनेंस कमीशन थी क्या, ठीक है, तो हम बात कर सकते थे कि हाँ जी वाई रेड्डी द्वारा हेडेड थी, इंपॉर्टेंट इसने जो कुछ फिजिकल फेडरलिज्म की तरफ स्टेप्स लिए गए थे हम उनकी बात कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस जो है इनफैक्ट यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, अगर आप 14th फाइनेंस कमीशन हमारी स्लीपी क्लासेस पे सर्च करेंगे आपको ये इन डेप्थ वीडियोज जो है मिल जाएंगी, हमने पूरा डिस्कस किया गया था, राइट। तो इसके अंदर बात की गई थी कि किस तरह से 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर जो एक शेयर ऑफ 32% दिया गया था स्टेट्स को, now that was expanded that fiscal share and it was increased to कितना 42%। तो सबसे पहले तो आपका एब्सोल्यूट गेन मिला है, राइट, टू ऑल स्टेट्स ऑब्वियसली, क्योंकि पूल बड़ा है, जितना बड़ा पूल होगा उतना ज्यादा आपका भी जो रेशो है फ्रॉम दैट पूल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि हर स्टेट को एटलीस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स तो कोई ना कोई फायदा हुआ ही है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली तो यहाँ पे दो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीज्ड अनकंडीशनल ट्रांसफर टू स्टेट्स, तो यस ये तो हुआ ही है। देन अप्रोप्रिएट फिस्कल स्पेस फॉर यूनियन टू कैरी आउट स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर ऑल्सो, और यही चीज उस चैप्टर में भी मेंशन की गई थी, द बैलेंस बिटवीन फिस्कल ऑटोनॉमी एंड फिस्कल स्पेस के बेसिकली अब अनकंडीशनल ट्रांसफर्स उन्होंने इंक्रीज कर दी, तो इसके कारण क्या हुआ, एक जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है स्टेट्स के अंदर वो हटा दी गई है। नाउ एज पर द फंड्स अवेलेबल टू यू विच आर अनकंडीशनल फंड्स, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हेल्थ केयर में कितना लगाने की जरूरत है, इंफ्रा पे कितना लगाने की जरूरत है, एनर्जी पे कितना लगाने की जरूरत है, एज पर योर स्टेट रिक्वायरमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाइल गिविंग फिस्कल ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, क्या किया इसने, क्योंकि स्टेट्स के अब जो अनप्लान्ड जो उनके पास ट्रांसफर्स थी वो बढ़ रही हैं, तो यूनियन ने क्या किया, यूनियन टुक अ स्टेप बैक एज फार एज योर कैश विच वॉज बेसिकली आपकी जो प्लान रिलेटेड जो कुछ वो ग्रांट्स देते थे पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए, राइट, ये जो है उन्होंने थोड़ी कम कर दी, इनके अंदर जो सपोर्ट थी वो थोड़ी हटा दी। तो फिस्कल स्पेस यूनियन की भी बनी रही एंड जो फिस्कल ऑटोनॉमी है स्टेट्स की वो भी जो है इंप्रूव हो गई। वेरी इंपॉर्टेंटली हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो उन्होंने फॉर्मूला डिवाइस किया है उसकी भी, अब एक नया हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला लेके ये आए थे जिसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएगा जो कि ये पैसा है अमंग्स द स्टेट्स, राइट, फ्रॉम द पूल ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, कि ये 42% को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एक क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहले पॉपुलेशन अभी भी 1971 की यूज की गई, क्यों यूज की गई, इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा था कि फर्स्टली जो हमारे स्टेट्स है जिन्होंने डेमोग्राफी के अंदर अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अंदर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, उनको किसी भी तरह का जो है बैकलैश ना फेस करना पड़े, उनके रिसोर्सेज में जो है रिडक्शन ना हो। देन साथ ही साथ में हाउएवर अब 1971 की पॉपुलेशन का उनको कोई मतलब बेसिकली उनकी जो पॉपुलेशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी है उनके लिए वो पीनलाइज ना किए जाए, पर एट द सेम टाइम एक और चीज हमने ध्यान रखनी थी कि जिन स्टेट्स के पास अभी भी ज्यादा पॉपुलेशन है ऑब्वियसली दे विल नीड मोर रिसोर्सेज टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो इसीलिए एन एलिमेंट ऑफ योर डेमोग्राफिक चेंज जो कि 2011 में आया है
उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। देन आपका जो इनकम डिस्टेंस है, इनकम डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस जो है पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड में फ्रॉम द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट। तो आप इमेजिन कीजिए ए की पर कैपिटा इनकम से जो है 100 है और जो कंसर्न स्टेट है उसकी से पर कैपिटा जो है से एक्स की वो 50 है, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, ये 50 पॉइंट्स का जो है इनके बीच में डिस्टेंस हो गया। तो एक तरह से इगैलिटेरियन ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इन द स्फेयर ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म ये क्राइटेरिया भी इंक्लूड किया गया। एट द सेम टाइम एक और चीज जो कि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है इज द फैक्ट कि अब अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेटर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं, और इस सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया था, दैट वाज ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है कि फॉरेस्ट कवर जो है, जो फॉरेस्ट क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपने एक बहुत ज्यादा कवर मेंटेन करके रखा है मतलब कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शायद थोड़ी जो है थोड़ी पीछे होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो ही लैंड जो है इंडस्ट्री सेटअप करने में यूज किया जा सकता था, फैक्ट्री सेटअप करने में यूज किया जा सकता था, बट आप अपना फॉरेस्ट कवर जो है उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जिन स्टेट्स के पास ये मैन्युफैक्चरिंग एसिड्स बहुत सारे हैं, मे बी वो पॉल्यूशन के अंदर भी उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके पॉल्यूशन को ऑफसेट करने के लिए, इन पूरी कंट्री की सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए इनका फॉरेस्ट कवर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप इंक्लूड कर देते तो ये क्वेश्चन जो है उसका एक काफी बढ़िया आंसर निकल के आता। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है। अगेन इट इज अ क्वेश्चन विच इज रादर डूएबल। This says, to what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of executive in India? अब यहां पे शुरुआत कैसे करनी थी आपको, इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले बात कीजिए ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आखिरकार हमने चुनी क्यों थी, बिकॉज चाहे ये रिलेटिवली उतनी स्टेबल ना हो एज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट अकाउंटेबिलिटी एंड रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को ही इंश्योर करने में ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ठीक है, अब यहां पे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। अगर आप हमारे पीसीएम के जीएस बैच में हैं तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं ये सारी डिवाइसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है इनको डिस्कस किया गया है। राइट, सो वेरियस जो है से आपके क्वेश्चन आर, 0R, वेरियस और मोशंस जो हो गई आपकी, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गई, अडजर्नमेंट मोशन हो गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी जो वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी नॉर्मल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज हो जैसे कि पैक एक्सेट्रा हो, या फिर आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हो जो कि ध्यान रखती हैं कि अच्छा कितनी ग्रांट लेनी है, किस पर्पस के लिए लेनी है, उसके ऊपर पूरा एक नजर बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑब्वियसली आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट वेज है ऑफ इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अब किस एक्सटेंट तक ये सक्सेसफुल रहे हैं, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ही सक्सेसफुल रही है, बहुत ही बढ़िया रही है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ स्लाइट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड देन एंड द आंसर ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट। ठीक है, तो क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं in the ability of parliament to ensure accountability of the executive, हम बात कर सकते हैं सबसे पहले रिडक्शन इन सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट की, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इन जनरल ऑल्सो जो कि रिडक्शन हुआ है, प्लस कोविड-19 के चलते हुए जो हार्म पहुंचा है। राइट, तो पीआरएस की स्टडीज को कोट कर सकते हैं कि किस तरह से 2020 के अंदर 33 सिटिंग्स बस हो पाई थी जो कि पार्लियामेंट की थी, 23 बजट सेशन में हुई और 10 जो है आपके मॉनसून सेशन में हुई, और ये जो है कंसिडरेबली ओवर टाइम जो है रिड्यूस ही हुई जा रही है। देन साथ ही में एक और चीज जो कि हैम्पर करता है इन मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर दैट इज द पार्लियामेंट इज डिसिप्लिन एंड डेकोरम के ऊपर जो बहुत सारा हार्म चल रहा है। ठीक है, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वेरियस प्रोसेसेस है, वेरियस रूल्स है जिनके थ्रू जो है कैरी आउट होना चाहिए, एंड बहुत सारे रीसेंट टाइम्स में इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे देयर हैज बीन अ कंप्लीट हैवक, जिसके कारण मार हो गई है द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके कारण वो अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर पा रहे हैं
हमारे एग्जीक्यूटिव को भी। देन रिड्यूस लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी की भी हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे जो है बात कर सकते हैं। पीआरएस की अगेन आप बहुत सारे सर्विस को कोट कर सकते थे, जहां पे बिल्स के ऊपर डिस्कशन जो है कितनी ज्यादा कम हो गई है, कितनी ज्यादा रिड्यूस हो गई है, एंड इन अ मैटर ऑफ डेज विदाउट डिस्कसिंग बिल्स पास कर दिए गए हैं बिल्स विच हैव बिकम एक्ट्स। इनफैक्ट दिस वाज आल्सो द रकस विद रिगार्ड टू द रीसेंट बिल जो कि आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की बात करता था, जो कि हमारा इलेक्टोरल लॉज अमेंडमेंट बिल था, दैट विद इन अ डे ही उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है ये पुश करवा दिया था। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है इन स्क्रूटनाइजिंग बिल्स, इन डिस्कसिंग द वेरियस बिजनेस, इन डिस्कसिंग वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज, उसके अंदर एक कंसिडरेबल रिडक्शन हुआ है, राइट। सो फॉर एग्जांपल जो बिल्स रेफर किए जाते हैं टू द स्टैंडिंग कमिटीज वो डिक्लाइन कर गए फ्रॉम 71% इन द 15th लोकसभा टू जस्ट 11% in the 17th Lok Sabha. Then another major blow comes in the form of criminalization of politics. ये obvious होना चाहिए. Another thing that we can talk about is actually the emergence of PMO. कि कितनी ज़्यादा centralize होने लग गई है a power in the hands of the Prime Minister's office, जिसके कारण Parliament की ability to really question the executive has also reduced. Another 2-3 points could have been added here, right now with respect to जैसे कि हम anti-defection law की बात कर सकते थे, right? Plus super majority of the government in parliament, जिसके कारण ऑब्वियसली क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक इंटरडिपेंडेंस पे काम करता है, दैट द एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, व्हाट हैपेंस इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज अ वेरी वेरी ह्यूज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली द लोकसभा, तो क्या होता है कि जो पार्लियामेंट की एक एबिलिटी है टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट वो रिड्यूस हो जाती है। आफ्टर पॉइंटिंग आउट दिस लॉज ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड कि किस तरह से इसको इंप्रूव किया जा सकता है टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू एंड द आंसर ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके गवर्नेंस से लिया गया क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ग्रुप्स, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेशर ग्रुप्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। ऑब्वियस चीज है, ठीक है, कि एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब आगे क्या इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन कीजिए कि बिजनेस एसोसिएशंस किस तरह से पब्लिक पॉलिसीज के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ना पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं। सो इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट प्रेशर ग्रुप्स। व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स? दैट दीज आर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरेस्ट ग्रुप्स विच आर ऑटोनॉमस फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते हैं, बट बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट समवेयर ये पॉलिटिकल सोसाइटी के डोमेन में काम करते हैं टू इन्फ्लुएंस द वे दैट द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग एंड द वे दैट पॉलिसीज एंड लॉज आर मेड। आप इनकी क्लासिफिकेशन की बात कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, प्रमोशनल ग्रुप्स होते हैं, तो बिजनेस ग्रुप्स जो है मेनली प्रोटेक्टिव ग्रुप्स में आते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मेंबर्स हैं जिनके कुछ कॉमन आइडियोलॉजी है, कॉमन आइडियाज है, कॉमन इंटरेस्ट है, दे कम टुगेदर टू फॉर्मुलेट अ ग्रुप जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को। सो आपकी जो इंडस्ट्री ग्रुपिंग्स हो गई, कॉर्पोरेट ग्रुपिंग्स हो गई, जैसे कि आपकी फिक्की हो गई, ये सब जो हैं आपके बिजनेस ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो आजकल हर डोमेन में जो है हमको ये देखने को मिल रहे हैं, चाहे हमारे न्यू एंड अपकमिंग जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंटली टेलीकॉम बिजनेस के अंदर जो है इंडस्ट्रीज हो, हमारे न्यू एंड अपकमिंग जो हमारे इंटरनेट रिलेटेड एंड सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज हो, तो सब ने जो है अपनी ग्रुपिंग्स बनाई हुई हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये किस तरह से पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगेन हमारे मेंस 2021 के टेस्ट सीरीज में इससे मिलता जुलता हमने क्वेश्चन ही डाला हुआ था, राइट, जहां पे हमने क्रेडिबल एग्जांपल्स जो है दिए हुए थे। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से अगर बिजनेस ग्रुप्स की बात की जाए एज प्रेशर ग्रुप्स, इनकी इंपॉर्टेंस इन इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे, इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज कंसिडरेबली ज्यादा इंक्रीज हो गई है सिंस द 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म से पहले इट वाज द गवर्नमेंट व्हिच वाज द मेन स्टे, बट नाउ एज द स्पेयर फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस हैज इंक्रीज्ड मोर, उतनी ज्यादा इनकी से भी जो है इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट हम ये भी बात कर सकते हैं कि उससे पहले भी इनकी से बहुत ज्यादा थी। कब हमारी इकोनॉमी खुलेगी, किस तरह से खुलेगी,
was all to an extent determined by these business groupings, right? तो हम बात कर सकते हैं that why didn't LPG reform say come in the 80s when say Indira Gandhi and Rajiv Gandhi were both very, very pro them. Why? Because these business bodies weren't really ready for the competition then. ठीक है? But 1991 तक they had seen enough growth and they saw the potential जो कि globalization, liberalization की जो है policies इनके लिए ला सकती है, which is why they pushed for these reforms as well. तो पहले ही ये जो इतना massive एक change आया था उसके अंदर ही इन business groupings ने कितना major रोल प्ले किया था. देन और किस किस तरह से कर सकती है, हम बात कर सकते हैं बहुत सारी ग्रुप्स, बहुत सारी कमिटीज को इनफैक्ट जो है ये हेड करते हैं. सो वी हैव सीन लीडर्स ऑफ ह्यूज कॉर्पोरेशंस लाइक महिंद्रा के, बिरला के, बहुत सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट की कमिटीज जो हैं उनको हेड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टन बिजनेस पॉलिसीज एंड डिसीजंस जो कि वो लेना चाहते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू इवन कि किस किस तरह की और पॉलिसीज बनाई जा सकती है, किस तरह की और स्कीम्स बनाई जा सकती हैं, स्किल डेवलपमेंट किस तरह से की जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरह से और इम्प्रूव की जा सकती है, इन सब के अंदर जो है ये अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं. कैसे करते हैं, फिर आप ये भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो बिजनेस ग्रुपिंग्स है इनकी डोनेशंस जो पॉलिटिकल पार्टीज को जाती हैं, इट इज अ मेन वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू टेक सर्टेन डिसीजंस according to them or certain decisions and suit them. तो after explaining them आप इनकी जो है कुछ जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं. तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट्स जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया है एज सूट बूट की सरकार ऑल्सो, दैट बिकॉज ये जो बिजनेस ग्रुपिंग्स है, इंडस्ट्री ग्रुपिंग्स है, फॉर्मलाइज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो इनका जो इम्पैक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है से विजिबली informal organizations या lower level organizations. So say business groupings versus farmers, right? तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की भी बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं that initially इंडिया के अंदर एक कितना बड़ा बैकलैश आया था अगेंस्ट सर्टेन जो हमारी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन थी, मोन्सेंटो एटसेट्रा, जिनके अगेंस्ट जो है फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था. आप उनकी एग्जांपल्स देख सकते हैं, बट हाउ इवेंचुअली दे वर पुश थ्रू. KFC के अगेंस्ट जो है कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बट दैट MNC ऑल्सो has come in and now dominates the Indian consumer space. ठीक है, तो इन सब का एग्जाम्पल देके हम बोल सकते हैं कि किस तरह से बिजनेस ग्रुपिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ऑर्गेनाइज, काफ़ी जो है फंड लेडन होती है, जिसके कारण कई बार इनका क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है ऑफ द ओवर्ट कंट्रोल, ऑफ द एक्सेसिव कंट्रोल दे मे कम टू एक्सरसाइज ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे. देयरफॉर हमारे पास इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या है, हमारे वोट, जो कि मासेस, जो कि ग्रेटर नंबर में है, ऑब्वियसली उनके पास होते हैं. सो द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल ऑलवेज हैव टू बैलेंस द डिसीजंस एंड द इंटरेस्ट्स, राइट, इन अ मैनर के जो बिजनेस ग्रुपिंग्स है, जो प्रेशर ग्रुप्स है वो भी खुश रहे, पर जो मास वोटर है जो कि उनको पावर में लेके आता है वो भी संतुष्ट रहे. ठीक है, इसके बाद जो है अगेन रादर बोलना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को आपने जो है थोड़ा आपके पास आइडिया होना चाहिए था, गिवन कि कोविड-19 आया था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में था, इतनी सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, ये सब इतनी ज़्यादा चर्चा में रही थी. नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया हियर. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इंपेरेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक तो मॉरल इंपेरेटिव है, द प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनालाइज. अब इसको हमने किस तरह से अप्रोच करना है. सबसे पहले क्या इन्होंने बोल दिया कि ये एक मॉरल इंपेरेटिव भी है, बट जो प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब इस स्टेटमेंट की हम किस तरह से बात कर सकते हैं. मॉरल इंपेरेटिव ये कैसे है, ऑब्वियस है क्योंकि DPSPs हैं. DPSPs क्या थे, आखिरकार DPSPs मॉरल गाइडलाइंस हैं, एक मॉरल जो है डायरेक्शंस है टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि इवन दो ये जस्टिसिएबल नहीं है बट आपने इन चीज़ों को फुलफिल करना है. तो हमारे जो वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है आप उनको कोट कर सकते थे कि किस तरह से उनमें बात की गई है ऑफ ट्राइंग टू इंश्योर गुड हेल्थ ऑफ वन एंड ऑल इन द कंट्री. एंड इसी के साथ साथ फिर हम बात कर सकते हैं अपने SDG 3 की भी, जो कि बात करता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की, कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना.
अगर हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, अगर हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय करना है, क्या हम इसको एंजॉय कर पाएंगे अगर वो बेचारे हेल्दी ना हो, मैल न्यूट्रिशन हो, उनकी हेल्थ जो है कंप्लीटली डाउन द ड्रेन हो? तो नहीं, देयर विल बी नो, द सेम डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक कर्स बन जाएगा। और इसीलिए हमारी जो प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें, पहला स्टेप टुवर्ड्स दैट इज व्हाट? प्राइमरी हेल्थ केयर। देन एकदम ग्रास रूट्स पे जो काम करता है, जो कि हर किसी तक पहुंच सकता है, वो क्या है? वो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑल्सो, जैसे कि हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि रादर देन अ टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां के लिए भी ये जो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम कुछ स्कीम्स के जो है एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हम अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 की बात कर सकते हैं। आयुष्मान भारत के अंदर जो एक स्पोक मॉडल निकल के आया है, राइट, आपके जो वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स देके स्कीम जो है इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। अब स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रही है, इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट रही है कि हमने इसके लिए एक मिनिस्ट्री बना दी है ना। We have a completely different ministry looking at it. Plus, we also have very importantly various schemes जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि हम कब से चलाते आ रहे हैं ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा है ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो 2015 में फॉर एग्जांपल हमारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी, साथ ही में हमारी जो एक स्पेशल कॉरपोरेशन भी सेटअप की गई थी स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए। हाउएवर टिल डेट हम इंडिया के अंदर देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पॉइंट आउट करती है कि अभी भी लिटरली 53% डेफिसिट जो है, गैप जो है ना देखने को मिलता है कि वो सूटेबल लोगों को हायर करना चाहते हैं बट सूटेबल पीपल विद द एप्ट स्किल सेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इंडिया में। प्लस आप कोट कर सकते थे 2030 का 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो है, जो कि बात करता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन देयर इज अ नीड टू इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात कर सकते थे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते थे। अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम क्या है, बेसिकली इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है दैट जब आप पढ़ रहे हो कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, आप साथ साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सके, साथ साथ में आपको एसोसिएटेड जॉब्स मिल सके जिनके थ्रू आप अर्न भी कर पाए और साथ ही साथ में इनके साथ जो रिक्वायर्ड कुछ स्किल सेट है वो भी सीख पाए, राइट। सो फॉर एग्जांपल लाइब्रेरियन की जॉब्स, लैब असिस्टेंट्स की जॉब्स, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप सीख भी सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप गांधी जी को भी इन्वोक कर सकते थे। गांधी जी और उनकी जो एक नई तालीम की बात होती थी कि नई तालीम में वो क्या बात करते थे, वो यही बोलते थे कि बच्चे को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, एजुकेशन सिस्टम को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। सो अर्न व्हाइल यू लर्न वाज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ गांधी जी नई तालीम। तो इंटरलिंक के GS1 की, इनफैक्ट अगर आप PSI और ऑप्शनल के हैं तो ये तो आप कितना ज्यादा करते हैं गांधी का थॉट, तो आपको ये छोटी सी चीज मेंशन कर देनी चाहिए थी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आप NEP के बारे में लिख सकते हैं कि NEP 2020 इसको किस तरह से इंकरेज करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर जो है बहुत सारा ध्यान डालती है, एक मल्टी डायमेंशनल करिकुलम जो है जो कि अक्रॉस सब्जेक्ट्स है उसको इंकरेज करने की कोशिश करती है, बच्चों के अंदर नेसेसरी स्किल सेट्स इंपार्ट करने की कोशिश करती है, उनको ऑप्शन देने की कोशिश करती है दैट वाइल परस्यूइंग कॉलेज अगर आपने कुछ वोकेशनल कोर्सेज करने हैं से डिजिटल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, इन सब के लिए भी जो है एडिक्वेट उसके अंदर जो है बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल कराई गई हैं NEP 2020 द्वारा। तो अगर आप ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे एक होलिस्टिक आंसर बन सकता है। एंड 10 मार्क्स है, 150 वर्ड्स है, इट्स नॉट अ लॉट। देन यहाँ पे है, कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ विमेन SHGs, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम बात कर सकते हैं ये कुछ इश्यूज की, दैट दीज आर सर्टेन इश्यूज जो कि अभी भी इंडिया इनको झेल रहा है। हम इंडिया का जो एक थोड़ी
डिसमल परफॉर्मेंस है एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसर्न, उसकी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हम SDGs की बात कर सकते हैं, अगेन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब के ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस पे किया गया है। तो हमारे SDG 5 और SDG 3 जो है उनकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। देन आप वेरियस इंस्टेंसेस की बात कर सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं स्कॉलर्स लाइक अमर्त्य सेन को, एस्थर डफलो को, जिन्होंने टाइम एंड अगेन बात की है कि अगर हमने ट्रूली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है तो इन इश्यूज पे हमें काम करने की जरूरत है। नाउ हमने मेन जो बॉडी आ गई उसकी बात करनी है। मेन बॉडी क्या है कि क्या माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ विमेन SHGs इन इश्यूज को कॉम्बैट करने में हेल्प कर सकता है। तो इनफैक्ट दीज वर सर्टन थिंग्स जो कि हमने डिस्कस की गई थी हमारे लेक्चर में, हमारे वेरियस वीडियोस में। इनफैक्ट ये कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो यू कैन इवन हैव अ लुक एट देम। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से बहुत जगह पे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने एड किया है इन कॉम्बैटिंग दीज इश्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल SHGs बिजनेस यूनिट्स की हम बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे विमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगी, जेंडर इक्वालिटी के ग्राफ के अंदर दे विल एंड अप डूइंग मच मच बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी बात कर सकते हैं कि जैसे कि माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स हैं, ये सेविंग्स एंड क्रेडिट को प्रमोट करती हैं। विमेन जो है जितनी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी उतनी ज़्यादा जो है वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी एम्पावरमेंट के अंदर भी जो है आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सेवा जैसी ग्रुपिंग्स का, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। ईला भट्ट जो है इन्होंने ये शुरू की थी। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, मैल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी इट्सेट्रा हटाने में, हेल्थ की प्रमोशन करने में SHGs और कैसे हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, ये हेल्प कर पाएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की लास्ट माइल डिलीवरी प्रमोट करने में। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एफिशिएंसी नहीं होती। तो अगर जो गवर्नमेंट, ये जो कुछ विमेन लेड SHGs हैं, अगर इनको हम प्रमोट करेंगे तो ये लास्ट माइल डिलीवरी में हेल्प कर सकते हैं। तो हम कुदुम्बश्री प्रोग्राम जो है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते थे, जो कि बहुत बढ़िया साबित होता। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो आपके से वेरियस चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जननी सुरक्षा योजना अगर चल रही है, विमेन के लिए जो कुछ फ्री मील्स जो हैं, जो मिटर्नल, जो आपकी प्रेग्नेंट विमेन होती है, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जो पौष्टिक मील एक्सेट्रा प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये SHGs जो है किस तरह से उसकी भी प्रमोशन कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली SHGs जो है कैन बी अ टूल फॉर कंबैटिंग सोशल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, राइट। नाउ वन ऑफ द रीजंस वाई जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, विमेन की हेल्थ इतनी ज़्यादा पुअर होती है, इज बिकॉज ऑफ वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करें, डाउरी इशूज़ की हम बात करें, ये सब जो है एक तरह से विमेन को चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको हिंडर करता है। तो विमेन लेड SHGs जो है यहाँ इन सोशल प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन जय अम्बे करके एक SHG है राजस्थान में, जो क्या करते हैं, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग नॉलेज इम्पार्ट करते हैं विमेन को। एंड देन बिकॉज विमेन sometimes because of limited knowledge, limited education, limited access to resources, बैंक्स से जो है कई बार वो लोन्स नहीं अवेल कर पाती। तो ये SHGs in providing small roles for women to be able to set up their businesses बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक रोल प्ले करते हैं। यहीं पे इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी रियलाइज कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, उसके अंदर भी एक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना थी, जो कि बेसिकली जो विमेन फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको लोन्स प्रोवाइड करना, उनको नॉलेज देना अबाउट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब के थ्रू विमेन की पार्टिसिपेशन इन दिस फील्ड ऑफ
फार्मिंग उसको भी प्रमोट करने की कोशिश करती है। वेरी इंपॉर्टेंटली जो एडवेंट है इन एसएचजीज का, आप उसका एग्जाम्पल भी दे सकते थे, जो ग्रामीण बैंक था जो कि मोहम्मद यूनुस जी ने शुरुआत की थी बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि किस तरह से एचडीआई के अंदर कितनी ज़्यादा कंसिडरेबल डेवलपमेंट की है बांग्लादेश में, वेर इन इट्स लीडिंग फ्रॉम द साउथ एशियन पार्टनर्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रोल दैट एसएचजीज हैव कम टू प्ले इन दीज डोमेन्स। ठीक है, सो अ गुड आंसर कैन बी फॉर्मुलेटेड हियर। Next, we have the jurisdiction of Central Bureau of Investigation regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various states. However, the power of states to withhold consent is not absolute. Explain with reference to the federal character of India. 15 मार्क का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इतना टेक्निकल है कि अगर आपने ये जो इशू उभर के आया था विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम सीबीआई, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन बात किसकी कर रहा है। एंड इनफैक्ट इसी दौरान हमारा जो मेंस का फ्री इनिशिएटिव चल रहा था, फ्यू मिनट सीरीज, उसके अंदर हमने इस पूरे इशू को डिटेल में पढ़ाया था एंड लिटरली इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन जो आपकी डिमांड कर रहा है कि फेडरल कैरेक्टर जिस तरह से फंक्शन करता है इन दिस डोमेन और एक कंसेंट विड्रॉल के रिगार्डिंग आप जो है आंसर बताइए। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने समझाना था कि ये कंसेंट विड्रॉल है क्या, है ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं एफआईआर हम इशू। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट था कि सीबीआई ने अगर कोई भी एक चीज इशू, कोई जो है कोई मुद्दा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी से सेंट्रल स्टेट एम्प्लॉय कोई भी हैं वो, और उन्होंने किसी स्टेट के अंदर वो ऑब्वियसली प्लेस्ड है ना, जैसे आप अगर सिलेक्ट होते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट, ऑब्वियसली आपको कोई एक स्पेसिफिक कार्डर मिलेगा जहाँ पे आप किसी स्टेट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे स्टेट के अंदर जो है आप काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन या एम्प्लॉय के अगेंस्ट सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करनी है ड्यू टू से करप्शन और एनी अदर इशू, दो तरह की कंसेंट इशू की जा सकती है स्टेट्स द्वारा। एक स्पेसिफिक कंसेंट होता है, एक जनरल कंसेंट होता है। स्पेसिफिक कंसेंट स्टेट वाइज केस वाइज होता है। तो बेसिकली हर केस से पहले आप जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगेंगे, देखिए ये केस हमारे सामने आ गए तो हमें आप परमिशन दे दीजिए ताकि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। या फिर जनरल कंसेंट होती है, जो कि बेसिकली क्या होता है, जनरल कंसेंट होती है कि स्टेट्स जो है दे देते हैं सीबीआई को सीमलेस इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां पे वो कहते हैं केस डिपेंडेंट नहीं है, जो भी केस आएगा वो हमने आपको जनरल कंसेंट दे दिया, हमें आपको हर केस के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, आइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जाइए। ठीक है, तो ये होता है जनरल कंसेंट, जो कि हम कहते हैं गुड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस with the withdrawal of this general consent? Now nearly 8 states have withdrawn this general consent given to the CBI. यहाँ पे अब हम बात कर सकते हैं सबसे पहले कि किया क्यों था, किया क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस नोशन ऑफ केज्ड पैरेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को बुलाया है कि सीबीआई क्या बनता जा रहा है, केज पैरेट बनता जा रहा है, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि अब टेक्निकली तो सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है, ठीक है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, जिसके कारण जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फर्दरमोर 2018 ऑनवर्ड्स यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन इनको चाहिए होती है एनी सेंट्रल एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसके कारण 2017 अगर हम 2017 टू 2019 का अगर हम डेटा देखें, करप्शन रिलेटेड केसेस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो 40% ड्रॉप हो गई हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, स्टेट्स बोल रहे हैं कि सीबीआई बहुत ही सिलेक्टिवली केसेस उठा रही है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका उनको लगता है वो ऑपोजिशन पार्टीज के क्लोज है, या जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं एंड वहां पे उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनके जो एम्प्लॉयज है जो कि उन ऑपोजिशन पार्टीज के ज्यादा पास है, उनके अगेंस्ट ये पार्टीज कहते हैं, ये स्टेट्स कहते हैं कि आप उनके अगेंस्ट जो है ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक मेन मुद्दा उभर के आ गया था, राइट। तो ये जो है ये कहते हैं क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब सीबीआई को यूज करती है अनफेयरली टारगेट करने को ऑपोजिशन के लिए, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिस टेन्योर, प्रीवियस गवर्नमेंट के टेन्योर्स में भी जो है ये काफी बार ये इशू, ये जो मुद्दा है ये सामने लाया गया है। वाई? नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम बात कर सकते हैं
कि आखिरकार आपकी सीबीआई क्या है, इज अ बॉडी विच इज कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट्स का जो से है, जो फेडरल स्टेट्स है उनका जो से है इसके अंदर बहुत कम हो जाता है। सिमिलरली जो इनके पास लोग भी आते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, वो कौन होते हैं, वो आखिरकार रिक्रूट कौन करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इनको रिक्रूट कर रही होती है। ठीक है, तो क्या है, इवन दो इन्होंने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रही है, देयर आर न्यूमरस वेज इन विच सीबीआई कैन स्टिल बायपास देम। तो ये भी हमने जो है आपको डिटेल में कराया था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो केस को रजिस्टर कर ले दिल्ली के अंदर तो फिर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी एम्प्लॉय को वो से ब्राइब लेते हुए या करप्शन करते हुए रेड हैंडेड पकड़ ले, फिर भी वो केस जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत ही एक लिमिटेड दायरा रह जाता है आपके स्टेट्स के पास टू रियली बी एबल टू क्वेश्चन the intentions and work of CBI being led by the union government, and CBI जो है आराम से ये स्टेट्स की विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट के बाद भी उनको जो है बाईपास कर सकती है। तो स्लाइटली टेक्निकल जो है ये क्वेश्चन था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थी। अगेन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन में बहुत बढ़िया आया था जिसके बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर तो आपने ये वीडियो देखी थी तो ज़रूर ही आपके अच्छा ये अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। Next question now again is slightly run-of-the-mill question. The question says, though Human Rights Commission have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyze their structural and practical limitations, suggest remedial measures. So basically constitutional या statutory bodies किसी में से भी एक के against तो ऐसे questions आते ही हैं। Basically ये क्या point raise कर रही है कि NHRC एक toothless टाइगर है। अगेन इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली ये इशू जो है रेज अप किया था, जिसके कारण हमने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो है डाला था हमारे मेंस के टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग दैट यस ह्यूमन राइट्स एंड सिविल राइट्स मूवमेंट्स चल रही हैं कब से, एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इसके रिगार्डिंग काम करती है, बट फिर भी जो है जो इसका एक प्रिमाइस है ऑफ इंश्योरिंग राइट्स, ऑफ इंश्योरिंग द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ वन एंड ऑल, इसको ये पूरी तरह से जो है इन्फोर्स नहीं कर पाई है। क्या मेन इश्यूज है जिसके कारण ये पावरफुल, रिच एंड माइटी को जो है कंट्रोल नहीं कर पाती? पहली चीज तो ये नॉन बाइंडिंग होती है इसकी रिकमेंडेशंस, बहुत लिमिटेड पावर्स एंड जुरिसडिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस के होते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। इनफैक्ट द रीसेंट एग्जांपल ऑल्सो नागालैंड के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, देन इट इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है प्राइवेट पार्टीज द्वारा किए जाए, एंड देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ द सेम। तो आप बात कर सकते हैं कास्ट रिलेटेड एंड रिलीजन रिलेटेड लिंचिंग्स की इंडिया में। साथ ही में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी सारी बढ़ती जा रही है, लिमिटेड कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज जो है एनएचआरसी की। तो इन वेरियस प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके देन ऑब्वियसली देयर इज अ नीड टू हाईलाइट आपका जो है वे फॉरवर्ड कि क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देना चाहिए, क्या इसकी जो रिकमेंडेशंस है उनको बाइंडिंग कर देना चाहिए, क्या आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी जो है इनको दे देना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन, क्या प्राइवेट पार्टीज के ऊपर भी इन अ लिमिटेड मैनर एनएचआरसी को किसी तरह की पावर दे देनी चाहिए। तो इन बेसिस पे हम वे फॉरवर्ड को भी डिस्कस कर सकते थे, जिसके थ्रू अ गुड आंसर कुड हैव बीन मेड। देन ये क्वेश्चन जो है इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर अगेन द ट्रेंड सेज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर हम कई बार घबरा भी जाते हैं बिकॉज हमें हर चीज नहीं पता होती। नाउ अगर आप हमारे पीसीएम के हिस्सा हैं, पर्टिकुलरली हमने 2022 बैच का जो है मैंने आपका ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जहां पे हमने इनफैक्ट इक्वालिटी एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ब्रिटेन में पाई जाती हैं और यूएस के अंदर देखी जाती हैं, उनकी हमने एक डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, मतलब जो अलग यूनिक फीचर्स हैं रिगार्डिंग द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए एंड इंडिया। तो आपने यूएसए की जो कुछ फीचर्स है, पर्टिकुलर फीचर्स है रिगार्डिंग द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस करना है, एंड देन जो इंडिया के हैं उसको डिस्कस करना है। अब बट ऑब्वियस है हमारे पास यूएस के रिगार्डिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो पहले तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है, इंडिया ने क्या किया है, एक बहुत ही इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जो है, बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिए हैं, इंक्लूडिंग
USA। वहां से हम मूव ऑन करके वी कैन फर्स्ट टॉक अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स रिगार्डिंग द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द US। अब हम बात कर सकते हैं एक चीज जो कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से पता होनी चाहिए, दैट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जिसने US कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर किया था वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। देयरफॉर इक्वालिटी is very very important as far as the American Constitution is concerned। यहाँ पे जो है उनकी एक 5th अमेंडमेंट एंड 14th अमेंडमेंट जो है बहुत क्रूशल हो जाती है। अगर आपको इन दोनों का नाम भी नहीं पता है और आप सिर्फ क्या आइडिया ऑफ इक्वालिटी वहां पे एग्जिस्ट करता है उसकी डिस्कशन कर देते हैं, आपको ढंग के मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्या है द नोशन ऑफ इक्वालिटी व्हेन इट कम्स टू द US कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे डिस्कस किया है क्या कि US के अंदर 14th ये जो अमेंडमेंट है किस चीज की बात करती है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करती है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या सिग्निफाई करता है? पहली चीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, राइट? तो अगर कोई भी इंडिविजुअल फाइंड्स देमसेल्व्स अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, लॉ उनको इक्वली ट्रीट करेगा। देन सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज फॉर द सिमिलरली सिचुएटेड, राइट? सो बेसिकली इट डजंट मैटर इफ यू आर रिच, पुअर, whatever your gender is, whatever your race is, ठीक है? अगर आपने से एक सिमिलर क्राइम किया है तो आपको सजा भी वही मिलेगी। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रीट इक्वल्स इक्वली। तो यहां पे जो है आपकी सोशल गुड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात हो जाती है, राइट? सो द आइडिया कि अगर आप मेरिटोरियस है, बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड पोजीशन, यू विल गेट अ गुड पे, यू विल गेट अ गुड सैलरी, यू विल गेट अ गुड जॉब। तो ट्रीट्स इक्वल्स इक्वली का ये जो आइडिया है ये बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के सामने दोनों ही US एंड ब्रिटिश मॉडल्स जो है प्रिपेयर्ड थे, जो है प्रेजेंटेड थे, और इन्होंने दोनों से ही जो इनकी बेस्ट थी वो अपनाई। एंड इंडिया ने वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ना ही सिर्फ द अमेरिकन नोशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अपनाया, बट इक्वालिटी ऑफ लॉ जो कि ब्रिटिश एक प्रोविजन है उसको भी अपनाया, गिवन द हायरार्कीज जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, सो गोइंग अ स्टेप बियॉन्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बात होती है? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। इंडिया के अंदर कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे कितनी हायरार्कीज एग्जिस्ट करती थी, तो उसका हटाना। देन इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ, नोबडी इज अबव लॉ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्या होगा कि हम सब ने लॉ जो हमको बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स ले डाउन कर रहा है, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, जो मर्जी हो, आपने उन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को, नॉर्म्स को कंप्लीटली फॉलो करना है। ठीक है, साथ ही में इसी को चलते हुए हमने इक्वालिटी को सब्सटैंटिव बनाने के लिए, जो यूएस का आइडिया था अभी भी थोड़ा प्रोसीजरल रहता है, हमने इक्वालिटी के आइडिया को और ज्यादा सब्सटैंटिव बनाने के लिए, जैसे कि हम प्रीएम्बल की बात कर सकते हैं जहां पे हमने इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है प्रॉमिस किया। हम अफर्मेटिव एक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर ना ही सिर्फ आर्टिकल 14 बट हमारे जो पूरा का पूरा जो राइट टू इक्वालिटी का पूरा कंपोनेंट है जो कि आर्टिकल 18 तक एग्जिस्ट करता है, 14 to 18 तक एग्जिस्ट करता है, वो सारे ही कितने क्रिटिकल है। प्लस हम यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन की बात कर सकते हैं, प्लस हम चीजें कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में भी ला सकते हैं कि किस तरह से यूएस इज नाउ स्टार्टेड टू रियलाइज, जैसे जैसे वो और मल्टीकल्चरल बनता जा रहा है, ऑफ द नीड टू मूव फ्रॉम जस्ट प्रोसीजरल इक्वालिटी टुवर्ड्स अ मोर सब्सटैंटिव नोशन ऑफ इक्वालिटी। अगेन अगर आप पॉल साइंस ऑप्शन के इस तरह की चीजें आप बात कर सकते थे कि किस तरह से अब जो है बात की जा रही है कि से फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन अमेरिकन या लैटिनोज जो हैं जो कि यूएस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह से एज कंपेयर टू द वाइट पॉपुलेशन उनके जो मटेरियल सर्कमस्टांसेस है, उनकी जो सोशल स्टेटस है, वो अभी भी कितना पिछड़ा हुआ रहता है। तो अफर्मेटिव एक्शन अब हमें देखने को मिलता है यूएस की यूनिवर्सिटीज में फॉर एग्जांपल। तो धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही हैं ऐसी चीजें ताकि सब्सटैंटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी यूएस में भी काम करने को आ जाए। नहीं तो जो सोशल एक तरह से जो सोसाइटी के अंदर एक जो गैप होता है वो और भी वाइडन होता जाता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो बैकलैश है वो भी बढ़ता जाता है। तो जैसे कि हमने देखा ही है वेरी इंपॉर्टेंटली यूएसए में, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट हो, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का आइडिया हो, कि जैसे जैसे अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, रेशियल इनइक्वालिटी हो, अगर इसको आप सब्सटैंटिवली टैकल नहीं करेंगे तो आप यू आर नॉट डूइंग इनफ। तो ये एग्जाम्पल जो है आप इन सबको कोट कर सकते थे,
राइट। अगेन ये सब जो है हमने समझाया हुआ है, जिसके ऊपर भी आप नजर डाल सकते हैं। देन द क्वेश्चन, एक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हर कहीं पे कराया जाता है, हमने भी कराया है, आप जहां से पढ़ रहे होंगे वहां भी कराया होगा। एक्सप्लेन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग विच लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड। तो बहुत ही ऑब्वियस है ये, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होते हैं, अपर हाउसेज होते हैं जो कि स्टेट्स के अंदर होते हैं। तो वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, सबसे पहले कैसे एस्टैब्लिश की जाती है, कौन एस्टैब्लिश करता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट रेजोल्यूशन पास कर देता है, बट सिंपल मेजोरिटी से कौन एस्टैब्लिश या फिर डिसॉल्व करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो आपका पार्लियामेंट है वो करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आप आर्टिकल 169 है उसके बारे में बात कर सकते थे। देन आपने रिव्यू करनी है द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राइट। सो रीसेंट टाइम्स हमने देखा है आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा ने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व कर दी। वाई? बिकॉज दे सेड कि ये कोई ढंग का काम तो कर ही नहीं रहे हैं। तो हम बता सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी निभा सकते हैं, क्या इनके जो है कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इनके अंदर कौन बैठते हैं, प्लस इनकी जो एक्चुअल पावर है वो कितनी ही ज़्यादा लिमिटेड है। कि बेसिकली राज्यसभा तो एट द एंड ऑफ द डे राज्यसभा की लिमिटेड पावर होती है व्हेन वी टॉक अबाउट जो हमारे मनी बिल्स होते हैं, राइट। उनके रिगार्डिंग जो है राज्यसभा बहुत ज्यादा क्रिपल हो जाती है। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को बाईपास कर ही नहीं सकती। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मैक्सिमम जो है डिले कॉज कर सकती है, बट कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आखिरकार क्या हो गई हैं, सिर्फ एक मैकेनिज्म्स बन गई हैं टू पार्क जो आपके रिटायर्ड इलेक्शन, जो आपके रिटायर्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो हैं, जो लोग इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे हैं, उनको पार्क करने के लिए इंपॉर्टेंट बॉडी बन गई है, वरना इसका कोई यूज बचा नहीं है, बहुत ही जो है एक सुपरफिशियल बॉडी बन के रह गई है। ठीक है, हाउएवर इसके कुछ एडवांटेजेस भी आप बोल सकते हैं कि एक तरह से एक चेक, एक अपनी एडवाइजरी, एक अपनी एक्सपर्टीज दे देती है। फर्दर मोर क्योंकि इसके जो मेंबर्स है बहुत डाइवर्स जगह से चुन चुन के आते हैं, राइट, कि आपके जो टीचर्स हैं वो उनको कर रहे हैं, आपके वेरियस जो लोकल बॉडीज है उनसे चुन के आ रहे हैं, तो हर ग्रास रूट के जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ये अवेलेबल करते हैं एंड उनके व्यू पॉइंट जो है ये पहुंचा सकते हैं टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ पॉलिसीज एंड लॉज, जो कि इन लोगों को बेटर जो है इम्पैक्ट करें। तो दोनों ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर अगर आप बैलेंस कर पाएंगे तो एक गुड आंसर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज एडमिनिस्ट्रेशन को अपने टोज पे रखती हैं एंड इंस्पायर करती है रेवरेंस, मतलब रिस्पेक्ट फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। इवैल्यूएट कीजिए वर्किंग ऑफ सच कमिटीज का विद सूटेबल एग्जाम्पल, राइट। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी की, तो वहां पे भी हमने ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज की जो है बात की थी, तो सिमिलर कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती क्या है। ये अगेन टाइम एंड अगेन हमने हर जगह कराया हुआ है, यूट्यूब पे भी जो है ये वीडियो अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये जो कमिटीज है वेरी इंपॉर्टेंटली अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट ऑफ द डे, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को जो है इन्फोर्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कमिटीज जो हैं ये हो सकती हैं 31 जो इसके मेंबर्स होते हैं, 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। 21 जो हैं लोकसभा से आते हैं, 10 जो हैं आपके राज्यसभा से आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं हो सकते, जिसके कारण जो एक अकाउंटेबिलिटी की इंश्योरेंस है और पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही बेस्ड है। तो मतलब ये डीआरसीज जो हैं इसी पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जो वेरियस डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जो आती हैं इससे पहले कि लोकसभा इन पे वोट करे, ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं इनके ऊपर नजर डालती हैं। जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं इनके रिपोर्ट्स के ऊपर ये नजर डाल के रखती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के चलते हुए। अगेन यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंटली जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमने ये बात भी की थी विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, कि किस तरह से जो बिल्स डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के पास जाने चाहिए उनके अंदर एक बहुत मेजर रिडक्शन आ गई है। जहाँ पे 15th लोकसभा के पास नियरली 71% जाते थे, वहीं पे जो आज की 17th लोकसभा है वहाँ पे सिर्फ 11% जा रहे हैं। ठीक है, तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं बिल्स को। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ सिलेक्ट कमिटीज
या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज अपार्ट फ्रॉम जो आपके DRCs है ये भी बहुत कम जो है कर पा रही हैं। साथ ही में यूनियन बजट डिस्कशंस भी जो है इनकी क्वालिटी एंड ड्यूरेशन जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस आ गया है। 76% ऑफ द टोटल बजट बिना किसी डिबेट के इसको पास कर दिया गया था, राइट। तो एक तरह से ये DRCs जो है बहुत ही क्रिटिकल है इन इंश्योरिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड इनकी जो मैल फंक्शनिंग है इट विल ओनली लीड टू ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू डिजिटल लिटरेसी, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में जहां पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी है, एंड किस तरह से ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंडर करता है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है आपका डिजिटल डिवाइड। अगेन बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। हमने टेस्ट सीरीज के अंदर कोविड-19 से रिलेटेड जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी हेल्थ है, उन सब के ऊपर जो है हमने नज़र डाली थी। एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, यही होते हैं। तो हमने क्या बताना है कि ये डिजिटल डिवाइड जो है किस तरह से इसको हिंडर कर रहा है। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम दे सकते थे, देन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम दे सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली रीच ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, पर्टिकुलरली जो ई गवर्नेंस लेड होती है उनके अंदर जो अगेन एक लैक ऑफ एक्सेस होता है, उसके बारे में भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ग्रेट डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। वहाँ पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि इंटरनेट फैसिलिटीज उतनी बढ़िया नहीं है, फास्ट स्पीड इंटरनेट नहीं है, डिवाइसेस नहीं है लोगों के पास, प्लस द लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी ऑल्सो। तो लोगों को टैब्स चलाने नहीं आते, कंप्यूटर्स चलाने नहीं आते, उनको ये नहीं पता होता कि स्कीम्स के लिए एनरोल कैसे करना है, कैसे इनको अवेल किया जाता है, जिसके कारण इवन द थिंग्स विच आर स्टार्टेड फॉर देम उसका वो ढंग से जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी असर रिपोर्ट है आप उसको कोट कर सकते थे। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगेन हम बात कर सकते हैं ई कॉमर्स के बारे में कि किस तरह से ई कॉमर्स का एक बूम हुआ था एज फार एज कोविड-19 इज कंसर्न, बट एज फार एज द रूरल एरियाज पर्टिकुलरली जो कि डिजिटली कनेक्टेड नहीं है उतने ज़्यादा, वो इनको अवेल नहीं कर पा रहे हैं इन बेनिफिट्स को, राइट। अभी भी जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपके ई मेडिसिन, टेली मेडिसिन है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल फार्मर्स एक्सेट्रा के लिए इतनी जो स्कीम शुरू की गई हैं, आप POS की बात कर सकते हैं, आपके आधार लिंकेज के थ्रू आपकी जो PDS जो है प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती है, लोग अपना राशन नहीं ले पाते क्योंकि वहाँ पे जो है कनेक्ट नहीं हो रहा, उनका फिंगरप्रिंट नहीं पड़ा जा रहा, जिसके कारण स्टार्वेशन डेथ्स भी हुई हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है आप इस लाइन को जस्टिफाई कर सकते थे। एंड देन ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड इन हाउ टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, हाउ टू इम्प्रूव ICT वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, राइट, द वेरियस स्कीम्स जो कि इसके रिगार्डिंग आई हैं टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, ई गवर्नेंस, आपका वेरी इंपॉर्टेंटली इंफॉर्मेशन ICT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल 2019 में आई थी एक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशस्त्र भारत, राइट, जो कि इन्हीं चीजों के ऊपर काम करने की कोशिश करती है। तो आप इस स्कीम को मेंशन करके भी जो है वे फॉरवर्ड आगे लेके जा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आपका फेमिनिस्ट एंड विमेन्स मूवमेंट। द क्वेश्चन सेज दो विमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन and feminist movement has been patriarchal. Apart from women's education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? तो in fact ये आपके social issues टाइप जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा है। पर्टिकुलरली अगर आप PSIR ऑप्शनल के हैं तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा एडेड एडवांटेज मिल जाएगा, बिकॉज उसके अंदर हम विमेन्स मूवमेंट जो है सेपरेटली करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि देखिए इवन दो विमेन्स मूवमेंट काफ़ी चल रही हैं,
बट लोगों का जो एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स दिस विमेन्स मूवमेंट वो पेट्रियार्कल रहा है। तो अब विमेन एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट स्कीम जो है हमें पता है इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हो सकती है, बट इनके अलावा और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस सोशल एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, ये क्वेश्चन जो है सामने रखा गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको इस चीज को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कि क्या पेट्रियार्कल माइंडसेट डज एग्जिस्ट अगेंस्ट विमेन्स मूवमेंट ऑल्सो। तो हाँ जी, करता है एग्जिस्ट। हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड, देन वेरी इंपॉर्टेंट रैडिकल मूवमेंट जो होती है विमेन की, उनके अगेंस्ट जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट एग्जिस्ट करता है, राइट। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हमारा निर्भया कांड हुआ था, निर्भया मूवमेंट जो है कितनी वेल सपोर्टेड थी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट से अदर केसेस जहाँ पे से कास्टिस्ट जो कास्ट के इश्यूज हैं वो उनकी बात भी की जा रही थी, रूरल इंडिया में जो हुआ था, बैकवर्ड एरियाज में हुआ था, जैसे कि हाथरस का केस हो गया है ना, उनको लेके जो है एक बहुत पेट्रियार्कल कास्टिस्ट माइंडसेट जो है एग्जिस्ट करता था। सिमिलरली हम मी टू मूवमेंट की बात कर सकते हैं कि रादर देन सपोर्टिंग विमेन एक बैकलैश हुआ था ऑफ स्लट शेमिंग, ऑफ कोटिंग विमेन एज कि ये गलत केसेस लगा रही हैं। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से विमेन के लिए जो लॉज चले हैं, राइट, एज फार एज डाउरी के अगेंस्ट हों, ठीक है, ये सारे लॉज के रिगार्डिंग भी बैकलैश देखा जा रहा है, राइट, ऑफ अ वेरी पेट्रियार्कल माइंडसेट, जहां पे क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इन लॉज का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। सो इवन तो जो मिसयूज की परसेंटेज है वो भी बहुत कम है, बट उन केसेस को बहुत हाईलाइट किया जाता है, जिसके कारण ये अलेज किया जाता है दैट रादर देन इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी, दीज पॉलिसीज आंट प्रो फीमेल रादर देर एंटी मेल। तो इस तरह के सोशल एटीट्यूड्स जो है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब और कौन सी इंटरवेंशन हो सकती है? ऑब्वियसली हमने विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट की तो बात की, इंप्रूविंग विमेन्स एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर सकते हैं, देन अवेयरनेस प्रोग्राम्स की हम बात कर सकते हैं, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम बात कर सकते हैं कि कुछ लीगल मैकेनिज्म्स की भी रिक्वायरमेंट है। लीगल मैकेनिज्म्स जैसे कि फॉर एग्जांपल जो विमेन को प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इवन दो लॉ हैज बीन मेड पॉसिबली इनफ नहीं है। देन रेप्स एटसेट्रा, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट से बचाने के लिए जस्टिस जे वर्मा कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशंस आई थी उनको इनकॉर्पोरेट करने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन विमेन की जो हेल्थ इंप्रूवमेंट है उसको करने की ज़रूरत है, बिकॉज हेल्दी विमेन विल मेक फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, और उनकी ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट वी स्टार्ट वर्किंग नॉट जस्ट ऑन विमेन बट ऑल्सो ऑन मेन। तो इनके अंदर, इनके ऊपर जो है अवेयरनेस राइजिंग प्रोग्राम्स विद रिगार्ड टू जेंडर इक्वालिटी, विद रिगार्ड टू विमेन्स एम्पावरमेंट, नीड फॉर विमेन एजुकेशन। मतलब हमें ये जो प्रोग्राम्स है सिर्फ विमेन तक लिमिटेड नहीं रखने चाहिए बल्कि मेन में भी लाने चाहिए। प्लस इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम विमेन्स मूवमेंट के अंदर भी देखें दैट देयर इज इंटरसेक्शनलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, राइट, फेमिनिस्ट मूवमेंट में। तो हम इन चीज को हाईलाइट कर सकते हैं दैट विद इन दिस ऑल्सो द further backwardness that rural women witness, the further backwardness that Dalit women witness, the further backwardness that tribal women witness, इन सबको कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि ये जो है एक डबल बर्डन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेयर करती हैं, ठीक है, तो इसको इंप्रूव करने के लिए भी जो है हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है, ठीक है। Next question now is with regard to civil society and non-government organizations. I think this is the last question with respect to polity and governance, कि किस तरह से ये present करते हैं एक alternative model of public service delivery to benefit the common citizen. Discuss कीजिए the challenges of this alternative model. तो दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं। पहली चीज कि क्या सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ जो है एक ऑल्टरनेटिव, मतलब स्टेट लेड या पब्लिक लेड मॉडल ही नहीं, बल्कि आपके एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी भी जो है, जो आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरीज होती है, वेरियस स्कीम्स होती है, वेरियस पॉलिसीज होती हैं, उनको कॉमन सिटीजन तक पहुंचाने के लिए क्या एक ऑल्टरनेटिव डिलीवरी मॉडल प्रेजेंट कर सकता है? क्या कर सकता है? पहले हमने उसको आंसर करना है। देन अगर ये मॉडल है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके चैलेंजेस क्या हैं, हमने उसके बारे में बात करनी है। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नेंस में हमारे सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ सेक्टर में हमने टाइम एंड अगेन बात की है, तो हम कोट कर सकते हैं दैट नॉट जस्ट नाउ
टाइम एंड अगेन वेरियस प्लान्स, जब हमारी प्लानिंग कमीशन होती थी, वेरियस 5 ईयर प्लान से भी प्रमोट करने की आइडिया की थी, प्रमोट करने की कोशिश की थी द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड एनजीओज इन दिस पब्लिक सर्विस डिलीवरी, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं 6th 5 ईयर प्लान की, जिसने बोला था कि एनजीओज जो है डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। 7th 5 ईयर प्लान में जहां पे उन्होंने एनजीओज को एज प्राइमरी एक्टर्स देखा था इन क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज, ठीक है। साथ ही में 8th 5 ईयर प्लान में भी जो है एक नेशनल नेटवर्क ऑफ एनजीओज बनाने की कोशिश की गई थी जो कि डेवलपमेंट इंटरवेंशंस कर सके बाय क्रिएटिंग पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंटली साथ ही में आपका जो 11th 5 ईयर प्लान था, इसने एक नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी सेक्टर भी जो है कंसीव किया था 2007 में, राइट, इनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अब किस किस तरह से एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं 12th 5 ईयर प्लान के अंदर ही जो किया था, इंस्टीट्यूशनलाइज करना कंसल्टेटिव प्लानिंग को। तो जैसे कि हम अगर नीति आयोग की बात करें जो कि प्लानिंग कमीशन के बाद आया, ये कंसल्ट कर सकता है वेरियस एनजीओ, सिविल सोसाइटी, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए आती हैं। तो कंसल्टेटिव ग्रुप फोरम्स आप बना सकते हैं जिनके थ्रू ये अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं। देन एनजीओ पार्टनरशिप सिस्टम के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट की है, जैसे कि आपकी एनजीओ दर्पण है जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है विद रिगार्ड टू एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, जिनको लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब किस तरह से ये पब्लिक डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर जो है लास्ट माइल डिलीवरी, बेटर डिलीवरी, इसको प्रमोट कर सकते हैं। पहली चीज तो करप्शन जो एग्जिस्ट करती है इन गवर्नमेंट लेड अप्रोच, उसको ये कर्ब डाउन करने में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर फंक्शनिंग एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म इनके अंदर हो सकता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ग्रास रूट से जो है ये कनेक्टेड हो सकते हैं। सेम एक जो हमने कुदुम्बश्री का एग्जाम्पल एसएचजीज में दिया था, उसी को हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। केरला के अंदर कोविड-19 को एक तरह से कर्ब करने के लिए, एक तरह से लिमिट करने के लिए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, इसने कुदुम्बश्री प्रोग्राम ने बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन देन हम वेरियस इंस्टेंसेस दे सकते हैं हेल्थ फील्ड में, जैसे कि बाबा आमटे और इनके रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने हेल्थ एट ग्रास रूट्स एंड ट्राइबल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। हम बात कर सकते हैं ओवरऑल मूवमेंट्स के अंदर जहाँ पे एनजीओज की क्रेडिबल कंट्रीब्यूशन रही है, चाहे वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट की बात की जाए तो किस तरह से गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जो कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो। सिमिलरली आरटीआई की बात की जाए, आरटीई की बात की जाए, यहाँ पे सब जगह जो है एनजीओज ने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सिमिलर है। एक आप बात कर सकते हैं जो हमारा एफसीआरए के रिगार्डिंग जो इशू उभर के आया है, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं एनजीओज को, दैट रादर देन प्लेइंग स्पॉट, रादर देन इनेबलिंग द गवर्नमेंट, समटाइम्स ये बहुत मेजर हिंड्रेंसेस कॉज कर सकते हैं। एंड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इनको मिलती हैं, इट कैन ऑफन लीड टू क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ दीज एनजीओज। देन ट्रांसपेरेंसी कुछ खास इनमें भी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। गवर्नमेंट को तो आप फिर भी अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, आप एनजीओज के बारे में कैसे पूछेंगे? ठीक है, ये क्लियर अपने जो है एक अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, किस तरह से यूटिलाइज किए जा रहे हैं, क्या प्रोडक्टिव गेन हुआ इससे, राइट? तो इसके कारण भी है। साथ ही साथ में अभी भी इंडियन सोसाइटी के अंदर देयर इज मोर ट्रस्ट एंड फेथ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट रादर देन एनजीओ सेक्टर्स। ठीक है, तो इनके बारे में अभी भी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी भी उतना ज़्यादा सोशल कैपिटल नहीं है, अभी भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, जिसके कारण इनकी जो फंक्शनिंग है वो लिमिटेड ही रहती है, राइट? साथ ही में आप एंड में एक गवर्नमेंट वर्सेस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसका भी पर्सपेक्टिव ला सकते हैं कि कई बार जब उनके बीच में क्लैश होता है, इनके बीच में भी जो है म्यूचुअल मिसट्रस्ट बन जाता है। सो रादर देन कोलैबोरेटिंग टूवर्ड्स अचीविंग डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरीज, ये एक दूसरे के साथ भिड़ते ही रहते हैं, राइट? सो दिस कवर्स ऑल ऑफ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्वेश्चंस। होपफुली आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इनको अप्रोच करना था, किस तरह से इन्हें टैकल करना था। एंड होपफुली फॉर दोज जो कि इसे और आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये प्रिपरेशन करने में, स्ट्रक्चर बनाने में, आइडिया सोचने में, एग्जाम्पल्स गैदर करने में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।